नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। इस वीडियो में हम अंग्रेजी शिक्षण विधियों में एक महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेमेडियल टीचिंग। इसको हिंदी में कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण। अब ये उपचारात्मक शिक्षण क्या है, इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में क्या क्या पूछा गया है, वो सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो एंड तक देखना है ताकि जो आप कॉन्सेप्ट दिमाग में बना पाओ इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसकी शुरुआत करेंगे अपन इस चीज़ को जानने से कि रेमेडियल शब्द का मतलब क्या होता है। तो देखो, रेमेडियल शब्द का मतलब होता है उपचारात्मक। अब उपचारात्मक का मतलब क्या होता है, हम किस स्टूडेंट को उपचारात्मक जो है रेमेडियल स्टूडेंट कह सकते हैं। ऐसा बच्चा जिसके लर्निंग के लॉसेस का या लर्निंग बैकवर्ड का या फिर वह अपनी अचीवमेंट अच्छा नहीं कर पाता है, इस चीज़ को जानने के बाद अगर हम उसका इलाज करते हैं, उपचार करते हैं, तो इसे कहते हैं उपचारात्मक। तो उपचारात्मक का तात्पर्य क्या हुआ? उपचारात्मक का तात्पर्य ये है कि यदि किसी बच्चे के स्टडी से रिलेटेड जो कारण हैं कि वो सीख क्यों नहीं पा रहा है, उसको जानने के बाद उसका इलाज किया जाए, उपचार किया जाए, तो उसे हम रेमेडियल कहा जाता है, उसे हम रेमेडियल कहते हैं। अब रेमेडियल टीचिंग जो होती हैं वह किसके लिए होती हैं, तो इसको भी जानिए। यह ऐसे बच्चों के लिए होती हैं जिनके सीखने की गति धीमी है। इनको हम कहते हैं स्लो लर्नर्स। जो धीमी गति से सीखते हैं, जो सामान्य बच्चों की तरह जल्दी में या सामान्य कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, जिनको बहुत अधिक समय लग रहा है सीखने में, उन स्लो लर्नर्स को, साथ ही में लर्निंग बैकवर्ड, जो शिक्षण में पिछड़ चुके हैं, शिक्षा में पिछड़ चुके हैं, जो पढ़ाई के दौरान जो अपने स्टडी आवर्स हैं वो उनमें पढ़ने नहीं आए, जब उनको पढ़ना था तब वो नहीं पढ़ने आए, तो इस कारण वो पिछड़ चुके हैं। अपने कुछ जो बिंदु हैं पढ़ने के, शिक्षण बिंदु, वह नहीं पढ़ पाए हैं। तो वो बच्चे जो धीमी गति से सीखते हैं या जो कमज़ोर बच्चे हैं और जो काफ़ी टाइम से ड्रॉप आउट थे, पढ़ने नहीं आए हैं, ऐसे बच्चों को रेमेडियल टीचिंग के लिए रखा जाता है। तो रेमेडियल टीचिंग, जिसे हम उपचारात्मक शिक्षण वाली टीचिंग कहते हैं, इसमें पहले तो कारणों का पता लगाया जाता है, पहले तो डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, निदान करते हैं, पता लगाते हैं कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चा सीख नहीं पा रहा है, और फिर निदानात्मक कारण जानने के बाद आरटी बोले तो रेमेडियल टीचिंग करवाई जाती है एक उपचार के तौर पे। तो आपको यहाँ तक का समझ में ये आया होगा कि हमारा जो रेमेडियल टीचिंग में रेमेडियल शब्द हैं, इसका मतलब है उपचारात्मक। तात्पर्य ये हुआ कि किसी बालक की कमियां या उसकी अच्छाइयां दोनों को जानते हुए शिक्षा का नया ढांचा तैयार करना, ऐसे बच्चों के लिए जो स्लो लर्नर्स रह गए हैं, जिनके सीखने की गति कम है, या फिर जो लंबे समय से पढ़ने नहीं आए हैं और उनका कुछ बिंदु छूट गया है, तो इस वजह से वो पिछड़ चुके हैं। तो स्लो लर्नर्स और ड्रॉप आउट लर्निंग बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए रेमेडियल टीचिंग की क्लासें होती हैं। अब रेमेडियल टीचिंग होती कब है, तो देखिए, सबसे पहले हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट। आपको पता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले वो आपकी जांच करता है, आपका निदान करता है, डायग्नोस करता है। क्यों करता है? बिकॉज वो जानना चाहता है कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपकी ऐसी स्थिति है। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में नोविंग रीजन बिहाइंड लर्निंग बैकवर्ड कंडीशंस या स्लो लर्निंग कंडीशन, इस चीज़ को जानना, नोविंग रीजन्स, इस चीज़ के कारण को जानना कि लर्निंग बैकवर्ड होने की कंडीशंस या फिर स्लो लर्निंग की कंडीशंस के क्या क्या रीजन्स हैं, बच्चा क्यों जो है लर्निंग बैकवर्ड हुआ या फिर स्लो लर्निंग क्यों कर रहा है, इन सब कारणों को जानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। फिर जब ये हो जाता है तो इसके उपचार के लिए आरटी होता है। आरटी का मतलब रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण होता है। इसमें क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो उपचारात्मक शिक्षण है, उसमें निदान के दौरान जो कारण सामने आए हैं उनका सॉल्यूशन होता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आई हैं स्लो लर्निंग या बैकवर्ड लर्नर्स को, उन
प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करना, उनका सॉल्यूशन लाना, यही आरटी है। तो आरटी एक प्रकार का उपचार है जो स्लो लर्नर्स और लर्निंग बैकवर्ड ड्रॉप आउट बच्चों के लिए होता है, जो शिक्षा में पिछड़ चुके हैं या जिनकी रफ्तार सीखने की बहुत कम है, तो उनके लिए ये होता है। और ये आरटी कब होता है? आरटी करने से पहले हमें डीटी करना पड़ता है। डीटी का मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण क्या है? जो ये पता लगाता है कि बच्चा क्यों पिछड़ रहा है, तो पिछड़ने के कारण जानना है। नोविंग रीजन बिहाइंड स्लो लर्निंग, तो ये तो है डायग्नोस्टिक टेस्ट। जबकि सॉल्यूशन करना है, टीचिंग करवानी है, रीटीच होना है, दोबारा पढ़ाना है किसी चीज़ को ताकि वो अच्छे से समझ में आए, तो वो रेमेडियल टीचिंग होगी। तो आपको यहाँ तक का तो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता आखिर में किसे है? वैसे तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, बट अगर इसको एक प्रश्न की फॉर्म में दिया जाए तो आपको बताना है। फर्स्ट में तो आएगा स्लो लर्नर, ऐसा बच्चा जो धीमी गति से सीख रहा है, समझिए कि उसे रेमेडियल टीचिंग की उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। दूसरी बात है लर्निंग बैकवर्ड स्टूडेंट्स, जो शैक्षिक पिछड़ापन जिनमें आ चुका है, जो कुछ समय से पढ़ने नहीं आए थे, तो उस जिस समय में पढ़ने नहीं आए उस समय की चीज़ें उनके दिमाग में नहीं हैं, तो उस कारण से सीख नहीं पाए हैं, तो ऐसे बच्चे भी इसमें आएंगे। साथ ही में ड्रॉप आउट स्टूडेंट, जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी हैं, तो वापस जब विद्यालय ज्वाइन करेंगे तो जब तक ये पढ़ाई उन्होंने छोड़ी है तब तक का उनकी सारी चीज़ें जो हैं गायब हैं दिमाग में, और पहले जो पढ़ा है वो भी गायब होगा। फिर है वीक इन स्टडी, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी इसमें आएंगे। डिसेबल्ड वंस, निशक्त जन, जिनके शारीरिक मानसिक रूप से कोई समस्या है, ऐसे बालक भी इसमें आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनको शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या नहीं होती तो वो भी अच्छे से सीखते, इसलिए निशक्त जन भी इसमें आएंगे। CWSN चाइल्ड्स के लिए भी होती है। विशेष आवश्यकता के जो बच्चे होते हैं, जिन्हें अपन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहते हैं, इनको भी रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता होती है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि वास्तव में रेमेडियल टीचिंग किसके लिए है, और रेमेडियल टीचिंग से पहले हम कौन सा टेस्ट करते हैं, और रेमेडियल शब्द का मतलब क्या होता है। तो यहाँ तक कि अगर चीज़ समझ में आए हैं तो इसके बाद हम आगे चीज़ें देखते हैं। अब हम उन सभी आए हुए प्रश्नों की थ्योरी पे चलते हैं जो एक एक करके मैंने इकट्ठा किया है। आप में से ज़्यादातर विद्यार्थी अगर ये सोचते हैं कि केवल किताब की थ्योरी पढ़ने से चीज़ समझ में आएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको एक अच्छा टीचर पकड़ना होगा। बिना टीचर के अंग्रेजी जैसा विषय समझने में काफ़ी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आप खुद वह टीचर नहीं हैं जो खुद को पढ़ाएंगे, इसलिए आपको टीचर की आवश्यकता होती है। एक मेंटोर तो चाहिए समझने के लिए। अब हम एक एक करके समझते हैं। तो एक हिंदी अर्थ आपको मैं पहले बता देता हूँ। ऐसे बच्चे, रेमेडियल टीचिंग उनके लिए फ़ायदा होता है जो मानसिक अवस्था के अनुसार सीखने के लिए उनको अवसर प्रदान करे। तो हम अगर मैं बात करूँ कि रेमेडियल टीचिंग से हमारे फ़ायदा क्या हैं, तो रेमेडियल टीचिंग मेंटल एज के अकॉर्डिंग, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग होती हैं, ताकि बच्चे को एक अवसर मिल सके उसके मानसिक अवस्था के हिसाब से। मैं आपसे ऐसा कहना चाहता हूँ, ये ऐसा होता है, देखो आपने कई सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे कि जिनकी उम्र तो 8 साल की हो चुकी है, किंतु वो अभी 4 या 5 साल के बच्चों के बराबर ही मेंटल लेवल, मेंटल स्टेज हैं। ऐसा क्यों होता है कि शरीर तो बढ़ गया है, क्रोनोलॉजिकल एज तो बढ़ गई है, वास्तविक आयु तो, किंतु जो उनका मानसिक स्तर है वो अभी भी 4 से 5 वर्ष के बच्चे के बराबर है। इसका मतलब कि मानसिक आयु अलग चीज़ होती है और वास्तविक आयु अलग चीज़ होती है। आपने ऐसा सुना होगा कि ये बच्चा कक्षा 8 में आ चुका है, कक्षा 7 में आ चुका है, या 9वीं 10वीं में आ चुका है और अभी तक इसको किताब पढ़ना नहीं आता। अब किताब पढ़ने का कॉन्सेप्ट कक्षा 3 तक आ जाना चाहिए था, मतलब उस बच्चे का मेंटल लेवल कक्षा 3 के बराबर है, जबकि वास्तविक एज तो 9वीं 10वीं पढ़ने योग्य हैं। इसलिए अगर रेमेडियल टीचिंग हो रही हैं तो वो मेंटल लेवल या मेंटल एज के अकॉर्डिंग होती हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद कीजिए, रेमेडियल टीचिंग इज़ बेसिकली ए गुड टीचिंग मेथड। रेमेडियल जो उपचारात्मक शिक्षण है वह कहा जाए उसके बारे में, को अच्छा मेथड है पढ़ाने का, विच गिव्स, जिसमें मिलती हैं अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू दियर मेंटल लेवल। यानी कि रेमेडियल टीचिंग उस अच्छी शिक्षण विधि को कहा जाता है जिसमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं कि वो स्टूडेंट अपनी प्रोग्रेस कर सके, अपनी प्रगति कर सके, किसके अकॉर्डिंग, उनके मानसिक लेवल के अकॉर्डिंग, मानसिक स्तर के अनुसार। तो मानसिक अवस्था
या मानसिक स्तर के अनुसार बच्चों को सीखने की जो टीचिंग होती है वो रेमेडियल टीचिंग होती है। तो यहाँ तक का आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक आकलन के पश्चात या असेसमेंट के बाद, देखो कई बार डायग्नोस्टिक के बाद टेस्ट की जगह असेसमेंट लिख देता है, तो कोई बात नहीं है। असेसमेंट का मतलब आकलन होता है, टेस्ट का मतलब परीक्षण। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट या असेसमेंट के बाद जो कमज़ोर और लर्निंग बैकवर्ड बच्चों के लिए हैं रेमेडियल टीचिंग करवाई जाती हैं। इसका प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि बच्चे इम्प्रूव कर सके द एरिया ऑफ दियर वीकनेस, उनके कमजोरी के क्षेत्रों को दूर करना। तो उनके कमजोरी के क्षेत्रों को दूर करते हुए अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सके, जिस टीचिंग के माध्यम से वह टीचिंग रेमेडियल टीचिंग होगी। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं रेमेडियल टीचिंग के शॉर्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। रेमेडियल टीचिंग एक प्रकार की रीटीचिंग है। क्या इसमें रीटीच किया जाता है, दोबारा पढ़ाया जाता है? हाँ, पढ़ाया जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? जब बच्चों के किसी बिंदु विशेष में कमजोरी रह गई है तो उसको दोबारा पढ़ाया जाता है। तो रेमेडियल टीचिंग कमजोर और पिछड़े बच्चों के लिए एक प्रकार की रीटीचिंग है, इसमें दोबारा भी पढ़ाया जाता है। अब अंतर समझ लेते हैं कि सामान्य पढ़ाने में और उपचारात्मक पढ़ाने में क्या अंतर है। तो देखिए, जब रेगुलर टीचिंग होती है, सामान्य कक्षा में स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो स्कूल के घंटों में पढ़ाया जाता है, यानी कि उसका टाइम फिक्स रहता है। जैसे सुबह 8 से 2 बजे तक पढ़ा लिया, तो एक रेगुलर टीचिंग का टाइम है जो स्कूल के घंटों में ही होता है। अगर मैं उपचारात्मक शिक्षण में बात करूँ तो रेमेडियल टीचिंग स्कूल के आवर्स में नहीं होती है। मतलब जब स्कूल चलता है उस समय रेमेडियल टीचिंग नहीं हो सकती, क्योंकि टीचर बिजी रहता है या बच्चा भी बिजी रहता है स्कूल में। तो रेमेडियल टीचिंग या तो स्कूल आवर्स के पहले होगी या बाद में होगी, यानी कि जब स्कूल चल रहा होता है या तो उसके पहले पढ़ाए या फिर उसके बाद पढ़ाए। जैसे 8 से 2 बजे का टाइम है, या तो 8 बजे से पहले पढ़ाओ 7 से 8, या फिर इसको आप पढ़ाओ 2 बजे के बाद 2 से 3 या 4, जब तक आप पढ़ा सकते हो। तो ये स्कूल आवर्स के पहले या बाद में होती है रेमेडियल टीचिंग, जबकि रेगुलर टीचिंग स्कूल आवर्स में ही होती है। अब जब हम सामान्य स्कूल में कक्षा में पढ़ते हैं तो इंडिविजुअल अटेंशन नहीं हो पाता है, प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। रेगुलर टीचिंग की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये है। अब दूसरी में बात करूँ रेमेडियल टीचिंग, तो रेमेडियल टीचिंग होती इंडिविजुअल अटेंशन के लिए है कि यहाँ व्यक्तिगत रूप से कमजोरी को दूर किया जाता है। अब मैं बात करूँ कि रेगुलर टीचिंग में सबसे पहले पढ़ाया जाता है, फिर टेस्ट होता है, और फिर अगर कुछ कमजोरी रह जाती है तो दोबारा पढ़ाया जाता है। ये तो प्रोसेस है रेगुलर टीचिंग की। सबसे पहले पढ़ाएंगे, फिर टेस्ट लेंगे, फिर कमजोरी है तो दोबारा पढ़ाएंगे। पर रेमेडियल टीचिंग में ऐसा नहीं है। रेमेडियल टीचिंग में सबसे पहले टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट से पता लगेगा कि बच्चों की कमजोरी क्या है, फिर वापस बच्चों को पढ़ाएंगे कि क्या कमजोरी दूर हुई या नहीं हुई, और फिर जानने के लिए दोबारा परीक्षा लेंगे। तो सबसे पहले रेमेडियल टीचिंग में टेस्ट होता है, फिर पढ़ाया जाता है, और फिर वापस टेस्ट होता है। अभी टेस्ट को क्या कहते हैं? इस टेस्ट को कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, निदानात्मक परीक्षण, फिर उपचारात्मक शिक्षण टीचिंग होगी, और फिर वापस डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाया जाएगा। और अगर उसमें भी कमजोरी है तो वापस टीचिंग चलेगी, फिर वापस टेस्ट। तो जब तक बच्चे की कमजोरी दूर नहीं होती, टेस्ट लेते हैं पढ़ाते हैं, टेस्ट लेते हैं पढ़ाते हैं, ये चलता है रेमेडियल टीचिंग के अंदर। जबकि नॉर्मल में क्या होता है? टेस्ट कम होते हैं, टीचिंग ज़्यादा होती है। तो रेगुलर टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग में क्या अंतर है, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 2 परीक्षण और 1 प्रकार के शिक्षण पर। इसको आप शिक्षण लिखिएगा क्योंकि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको परीक्षण की जगह हम शिक्षण कहेंगे। देखिए, सबसे पहले बच्चे की उपलब्धि चेक करने के लिए या बच्चे को जो समस्या आ रही हैं उसके लिए एक अनुसंधान या एक परीक्षण करवाते हैं, जिसे अपन अचीवमेंट टेस्ट या एक्शन रिसर्च कहते हैं। विद्यालय स्तर पे होता है तो अचीवमेंट टेस्ट या एक्शन रिसर्च पहले होता है। फिर जब एक्शन रिसर्च हो जाता है तो वहाँ निदानात्मक परीक्षण करवाया जाता है, प्रोग्राम टेस्ट हैं या इसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता लगता है कि बच्चे के क्या कारण हैं। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? समस्याओं का निदान करने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान। तो इस समस्या का अनुसंधान करने के लिए, निदान करने के लिए जो अनुसंधान होगा वो तो है क्रियात्मक अनुसंधान। इस अनुसंधान के बाद या इसी के साथ निदानात्मक परीक्षण करवाया जाता है, जिससे कारणों का पता लगता है कि क्या ऐसे कारण हैं कि बच्चे की समस्या दूर नहीं हो रही है। फिर उस समस्या को दूर करने के लिए जो पढ़ाई होती है उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। यानी अगर मैं तीनों को चरणों में बांटूं
कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, तो वह क्रियात्मक अनुसंधान अचीवमेंट टेस्ट को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आएगा निदानात्मक परीक्षण और अंत में आएगा उपचारात्मक शिक्षण। तो रेमेडियल टीचिंग सबसे बाद में होता है और इस रेमेडियल टीचिंग के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट और एक्शन रिसर्च दोनों की आवश्यकता होती है। एक बार प्रश्न में पूछा गया था कि रेमेडियल टीचिंग के लिए कौन से 2 परीक्षणों की आवश्यकता होती है। एक तो आया था उसमें एक्शन रिसर्च और दूसरा लिखा हुआ था प्रोग्राम्ड टेस्ट। तो ये दोनों जरूरी हैं किसके लिए, रेमेडियल टीचिंग के लिए। रेमेडियल टीचिंग होगी ही नहीं अगर आपने ये परीक्षण नहीं किए तो, इसलिए दोनों होना जरूरी है। एक तो समस्या का जानना हुआ, समस्या जानने के बाद उसके समस्या क्यों आ रही है ये कारण जानना है, तो दोनों जरूरी हैं, और फिर कारणों को दूर करने के लिए पढ़ाना है। तो ये चीज़ें क्रम के हिसाब से होती हैं, सिस्टमेटिक होती है। तो यदि आगे प्रश्न आए कि क्या रेमेडियल टीचिंग सिस्टमेटिक है, हाँ सिस्टमेटिक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम निदानात्मक करवाएंगे, फिर उससे पहले क्रियात्मक करवाएंगे, तो सिस्टम के हिसाब से हो रही है, क्रमबद्ध तरीके से हो रही है। आगे मैं बात करूं कि यहाँ बच्चों को डेफिशिएंसीज रहती हैं, कुछ कमियां कमजोरियां बच्चों में रह जाती है। अब क्यों हैं, कैसी कमजोरियां हैं, समझते हैं। स्टूडेंट्स हु हैव सम डेफिशिएंसीज, कि बच्चों में अगर कुछ कमियां रह रही हैं तो या तो फैमिली रिलेटेड हैं, पारिवारिक मित्रों से संबंधित हैं, वातावरण से संबंधित हैं, स्कूल से संबंधित हो सकती हैं, टीचर रिलेटेड हो सकती है, मनोवर्ती एटीट्यूड से संबंधित हो सकती है, या शारीरिक हो सकती हैं। तो बच्चों में कमजोरियों के कई सारे कारण हैं। तो ये कमजोरियां कैसे हो सकती है, किससे रिलेटेड, वो आपको समझा दिया है। साथ ही में इससे बच्चा अंडर अचीवर रह जाता है, कम उपलब्धि वाला रह जाता है, बच्चा उतना अचीव नहीं कर पाता है, वो उपलब्धि नहीं बना पाता है जितना उसको बना लेना चाहिए था। तो अंडर अचीवर जो है वो क्यों रहा है, क्योंकि नॉट प्रॉपरली लर्नड, उसने अच्छे प्रकार से नहीं सीखा है। लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझने में कमी रह गई है। तो समझने में कमी या सीखने में कमी के कारण बच्चा अंडर अचीवर होता है, और ये अंडर अचीवर या डेफिशिएंसीज वाला जो बालक है, ये बच्चा ही रेमेडियल टीचिंग के लिए जो है इसका बच्चे का यूज़ होता है। तो रेमेडियल टीचिंग में कौन सा बच्चा जाएगा, जो अंडर अचीवर है या जिसमें कुछ डेफिशिएंसीज या लर्निंग बैकवर्ड जो रह चुका है। आगे मैं बात करूं कि जब हम रेमेडियल टीचिंग करवाते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, क्या क्या फ़ायदा मिलता है। तो देखिए, द रेमेडियल इंग्लिश क्लासेज आर वेरी हेल्पफुल यूजफुल फॉर द, जो रेमेडियल क्लासें होती है अंग्रेजी में, उसका क्या उपयोग है उसको समझते हैं। नंबर 1 है स्टूडेंट हु आर अनेबल टू अचीव द रिक्वायर्ड ग्रेड्स, कि जो आवश्यक ग्रेड्स हैं जो बच्चों को प्राप्त कर लेना चाहिए था, अगर उसको प्राप्त करने में बच्चा अनेबल है, सक्षम नहीं है, अक्षम है, तो ये रेमेडियल टीचिंग काम में ली जाएगी। दूसरी बात क्या है, स्टूडेंट हु हैव फॉलन बिहाइंड, जो पीछे रह चुके हैं, जो शिक्षा में पिछड़ चुके हैं, ऐसे बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग होती है। आगे हैं सिस्टमेटिक प्रोसेस हैं। आपको मैंने कहा था सिस्टमेटिक प्रोसेस क्यों है, कि पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, उससे पहले भी एक्शन रिसर्च या अचीवमेंट टेस्ट होता है। तो सिस्टम से होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है। तो आए कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है, अप्रोच है, बिल्कुल सही बात है, जिसे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। हाँ, आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट किया था, क्या किया था, डायग्नोस्टिक टेस्ट। इस डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता लगा कि क्या बच्चे में क्या क्या तो उसकी क्षमता है और क्या क्या कमजोरियां हैं। फिर क्षमताओं को तो अपन जो है उपलब्धि मान लेते हैं, और जो कमजोरियां हैं उसी को ध्यान में रखकर फिर हम सिस्टमेटिक अप्रोच बोले तो रेमेडियल टीचिंग अपनाते हैं। तो इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ध्यान में रखकर ही सिस्टमेटिक प्रोसेस से काम किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला है द बेसिक रेमेडियल इंग्लिश। तो सामान्य एक रेमेडियल क्लास होती है अंग्रेजी में, वो क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको अंग्रेजी में कमियों को दूर करना है तो सबसे पहले आप बेसिक रूप से कौन सी रेमेडियल क्लास लोगे, अंग्रेजी में कौन सी कमजोरी को दूर करने के लोगे, तो पहले तो आपको लेनी पड़ेगी शब्दकोश और पठन को अवबोध करने से संबंधित। यानी कि देखो, रीडिंग बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं कि हम हिंदी को पढ़ते हैं पर अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा अधूरा रह जाता है। पठन के साथ अवबोध करना, पढ़ते पढ़ते सीखना, ये कम रह जाता है। साथ ही में वोकेबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश, हमारा शब्दकोश कम है, हमें लिमिटेड वर्ड्स ही जो हैं पता है और मीनिंग्स जो हैं ज़्यादा पता नहीं है। तो इस वजह से जो पहली बेसिक रेमेडियल अंग्रेजी में क्लास होती है वो शब्दकोश और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोले तो वोकेब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की होती है। आगे मैं बात करूं, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेमेडियल वर्क, यानी कि सबसे मुख्य उद्देश्यों में से रेमेडियल टीचिंग का, रेमेडियल कार्य का एक जो मुख्य उद्देश्य मैं मानूं
वो हैं इज़ टू आइडेंटिफाई द केसेज हु आर लेक इन स्टडीज़। लेक का मतलब कमियाँ, कि जो पढ़ाई में कमियाँ रह गई हैं उन केसेस के बारे में, उन मुद्दों के बारे में जानना, ये है रेमेडियल वर्क का मुख्य उद्देश्य, पहला कार्य। आगे देखते हैं, अ रेमेडियल टीचिंग सिलेबस शुड बी बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ एरर्स मेड बाय लर्नर्स। जो रेमेडियल टीचिंग का सिलेबस होगा, जो दोबारा पढ़ाने के लिए या रेमेडियल क्लास लेने के लिए जो हमें सिलेबस अपनाना होता है, वो उस पर आधारित होना चाहिए कि आपने अच्छे से एनालिसिस किया है एज अ टीचर, उसको अच्छे से परखा है, जांचा है कि जो बच्चों ने कमियां बनाई हैं सीखते वक्त, उनको आपने देखा और उसको देखकर आपने सिलेबस डिजाइन किया है। यानी कि सीखने वालों की गलतियों को ध्यान में रखकर ये कार्य किया जाता है। अब देखिए, अगर रेमेडियल क्लासें स्पोकन इंग्लिश बोलने के अंदर जो इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके लिए अगर हो, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होगी। अगर रेमेडियल क्लासें स्पोकन इंग्लिश के लिए होगी तो सबसे पहले तो ड्रिल और रिवीजन करवाई जाएगी। ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस, अलग अलग पैटर्न दे के प्रैक्टिस करवाई जाएगी बुलाने की, और बार बार रिवीजन करवाया जाएगा, बार बार दोहरान करवाया जाएगा। जैसे आप जो क्लासें ले रहे हैं, अगर इनको 2-3 बार यहीं देख लेते हैं तो आपको स्वयं से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका रिवीजन और आपकी ड्रिल इसी के माध्यम से हो जाएगी। अगला है सिचुएशनल कम्युनिकेशन प्रैक्टिस। बच्चे को ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन देंगे, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चा कम्युनिकेट करने में सक्षम हो ताकि वो स्पोकन इंग्लिश को अच्छे से सीखे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस या सिचुएशन कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस क्या होती है, कि जिसमें बच्चा जो है उसको सिचुएशन देकर कि वो बैंक में कार्य कर रहा है तो उस बैंक की सिचुएशन के हिसाब से अंग्रेजी सिखाई जाएगी। फिर है रिव्यूइंग। तो रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। रिव्यू का मतलब ये जांच करना कि वास्तविक रूप से कि हमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हम सीख रहे हैं क्या उससे फ़ायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं स्पोकन इंग्लिश के रेमेडियल वर्क में या रेमेडियल क्लास में। आगे देखते हैं, रेमेडियल टीचिंग शुड बी कैरिड आउट ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑन मेलेडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इज कॉजेज। कि जो भाषा में परीक्षण करके जो कारणों का पता लगा है, उन कारणों को पता लगाते हुए उनकी पहचान करते हुए सिखाना ही रेमेडियल टीचिंग होती हैं, या इसमें ये चीज़ें कैरिड आउट होती हैं, साथ में ली जाती हैं। तो जब हम रेमेडियल टीचिंग करवाते हैं तो हमें कैरिड आउट करना चाहिए, इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए कि हम आइडेंटिफाई कर सकें मेलेडी ऑफ लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कोजेज। कोजेज का मतलब होता है कारण। तो भाषा के सीखने के दौरान जो परीक्षण होंगे उनसे पता लगेगा कि क्या ऐसे कारण हैं जो हम जिसकी वजह से सीख नहीं पा रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान की जाती है। फिर अगला है, इन रेमेडियल टीचिंग कंस्ट्रक्शन ऑन ट्रबल स्पॉट। उन जगह पे ध्यान केंद्रित किया जाता है जो ट्रबल स्पॉट है, जो ट्रबल का मतलब क्या होता है कि बच्चे को जहाँ परेशानी आ रही है उन चीज़ों को देखा जाएगा। इज बेस्ड डन अरेंजिंग इंटेंसिव प्रैक्टिस। तो जो महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें हैं, ट्रबल स्पॉट हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस हिसाब से अरेंज करवाई जाती है टीचिंग कि वो इंटेंसिव प्रैक्टिस कर सके, गहन रूप से प्रैक्टिस कर सके। और वो प्रैक्टिस किसकी होगी, रेमेडियल क्लासेस की। रेमेडियल क्लासेस का मतलब उपचारात्मक जो क्लासेस दी जा रही हैं उनकी इंटेंसिव प्रैक्टिस करवाई जाएगी, अरेंजिंग बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से। लास्ट में हम देखते हैं इसमें कि अगर आप एज ए टीचर काम कर रहे हो तो आपका जो है आपको कैसा होना चाहिए। तो देखो, टीचर यहाँ 3 प्रकार से यूज़ कर सकते हो आप। एक तो होता है रेगुलर टीचर, वही टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है उस टीचर को आप जो है रेमेडियल क्लास से दे सकते हो। या फिर पार्ट टाइम टीचर होता है कि बाहर से आपने 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाने के लिए बुला लिया है वो टीचर। या पर्टिकुलर आपके स्कूल में ऐसा टीचर आपने लगा रखा है जो केवल डाउट क्लासेस के लिए और रेमेडियल टीचिंग का ही कार्य करता है। तो फुल टाइम टीचर वो होता है जो रेमेडियल टीचिंग पर अच्छे से वर्क करने के लिए स्कूल में है, और पार्ट टाइम टीचर वो होता है जो 1-2 घंटे के लिए आप जिसे बुलाते हो रेमेडियल क्लासेस के लिए। और रेगुलर टीचर वो होता है जो आपके स्कूल का ही टीचर हैं, जो है तो स्कूल के पहले या स्कूल के बाद में वहाँ रुक कर पढ़ाई करवाता है। अब एज अ टीचर आपको कैसा होना चाहिए, जब आप रेमेडियल टीचिंग की क्लासेज में जाओ तो आपको एनर्जेटिक, जील और इंथुजियाज्म से रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब आपको एनर्जेटिक, इसका मतलब होता है ऊर्जावान, और जील और इंथुजियाज्म का मतलब होता है आपको होना चाहिए उत्साहवर्धित। बच्चों का हौसला आप बुलंद कर सको, अपने आप में भी सिखाने का आपके अंदर जुनून रहे, ऐसा आपको टीचर होना चाहिए। जब आप सक्सेसफुल हो पाओगे एज अ आरटी टीचर, रेमेडियल टीचर। आरटी एक प्रकार से क्या है,
अब मैं लास्ट में बात कर लेता हूँ, इसको जितना भी अपन ने पढ़ा है उसका एकदम शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। आरटी का मतलब रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है। यहाँ बच्चों की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सीखने में, पिछड़ने में, उनको दूर किया जाता है। दूसरा है टीचर यहाँ ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हुए सिखाता है। तीसरी बात है कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक कि बच्चे का निदान नहीं बच्चे का उपचार नहीं हो जाता तब तक पहले टेस्ट होगा, फिर टीचिंग होगी, फिर टेस्ट होगा, फिर टीचिंग होगी, बार बार टेस्ट होकर बार बार टीच किया जाएगा। तो टेस्ट और टीचिंग ये प्रोसेस लगातार तब तक चलती रहेगी कंटिन्यूसली जब तक कि बच्चे की कमजोरी दूर नहीं हो जाती। फिर है बेस्ट आउटपुट। जब रेमेडियल टीचिंग से बच्चे निकलते हैं तो वो अच्छा आउटपुट, अच्छा जो है अपने आप को बनाकर निकलते हैं। अगला है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, नॉट फॉर ऑल। अगर मैं बात करूं कि रेमेडियल टीचिंग क्या पूरे चैप्टर को या पूरे टॉपिक को पूरा दोबारा पढ़ाने से होती है? नहीं, ये पर्टिकुलर उस टॉपिक को, उस बिंदु को दोबारा पढ़ाने से होता है जहां बच्चे में की कमजोरी है। तो इसका मतलब बेस्ड ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, ये उस पर्टिकुलर विशेष बिंदु पर आकर रुकता है। वेयर स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टीज, जहाँ बच्चे को कठिनाइयाँ महसूस हो रही हैं, उस पर्टिकुलर पोर्शन, पर्टिकुलर पॉइंट पर या पर्टिकुलर टॉपिक पर रेमेडियल टीचिंग होती है। सब कुछ दोबारा नहीं पढ़ाया जाता है। जो नहीं आता है, जहाँ दिक्कत आ रही है, उसी पर्टिकुलर पोर्शन को दोबारा टीचिंग करवाई जाती हैं। अंत में हम डिसएडवांटेज जानकर इस रेमेडियल टीचिंग क्लास को समाप्त करेंगे। डिसएडवांटेज का मतलब कि अगर किसी चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं तो फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो रेमेडियल टीचिंग का हमें क्या नुकसान हो सकता है, समझते हैं। नंबर 1, कॉस्ट इफेक्टिव। हमारा जो रेमेडियल टीचिंग है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि इससे बचत होती है। बट एवरी स्टूडेंट कैन नॉट अफोर्ड इट। फिर भी कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हालांकि विद्यालय रेमेडियल टीचिंग एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए पैसे लेता है, उतने ज़्यादा पैसे नहीं लेता है, बट हर बच्चा उन पैसों को अफोर्ड नहीं कर पाता है। एक तो दिक्कत ये भी है क्योंकि हर बच्चे की जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। दूसरी बात है नेटवर्क अवेलेबिलिटी। कई बार नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। बच्चा ऑनलाइन माध्यम से सीखता है तो उस ऑनलाइन सीखने के टाइम पे नेटवर्क अवेलेबिलिटी नहीं है। ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं। नोट बी ईजी एट रिमोट एरियाज। जहाँ रिमोट का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जहाँ नेटवर्क अच्छे नहीं आते हैं, वो है रिमोट सेंसिंग एरियाज। कि वहाँ रिमोट का मतलब है कमी, ऐसे क्षेत्र जहाँ कमी है, जहाँ पर्याप्त नहीं है। रिमोट का मतलब अपर्याप्त। तो अपर्याप्त नेटवर्क वाले एरिया में भी नेटवर्क अवेलेबिलिटी का इशू है, नेटवर्क उपलब्धता नहीं है। इस वजह से भी बच्चे नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा जो है नेटवर्क अवेलेबिलिटी की वजह से सीखे ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। फिर अगला है नो टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। पढ़ाने वाले की तरफ से भी कोई तकनीकी सहायता नहीं मिलती है। कब नहीं मिलती है? ड्यूरिंग ऑनलाइन रेमेडियल क्लास, जब वह ऑनलाइन रेमेडियल क्लास ले रहा है तब। अब तो देखो कि जब जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ सीख नहीं पाएगा। इतना भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है कि हर बच्चा इसे अफोर्ड कर पाए। तीसरी बात, टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल पाता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको तकनीकी चीज़ें नहीं आती है समझ में, तो जो पढ़ाने वाला है ना वो भी इतना ध्यान नहीं देता कि किस बच्चे तक मेरी चीज़ें पहुंच रही नहीं पहुंच रही हैं। तो ऑनलाइन रेमेडियल क्लासेज में ये भी दिक्कत है। गिव सेंसेस ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब एक घुटन सी महसूस होती है कि एक जगह बंद करके सिखाया जा रहा है। जैसे कोरोना के टाइम पे आइसोलेशन करवाया गया था, एक ही जगह एक ही कमरे में रख दिया जाता था, तो आइसोलेशन की जैसी जो है फीलिंग आती है और बच्चे को फिर बोरिंग महसूस होता है, वो अच्छा महसूस नहीं कर पाता है। फिर अगला है टू डिफ़िकल्ट फॉर अ टीचर। एक टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है टू कीप कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट। कि जब टीचर्स एक हो और रेमेडियल टीचिंग के लिए स्टूडेंट ज़्यादा हो जाए तो बच्चों पे कंट्रोल रखना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पर ध्यान देना है, प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना है, तो ऐसा भी संभव नहीं होता है। क्योंकि 10-20 स्टूडेंट है तब तक तो दे देंगे, और उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो ध्यान देने में दिक्कत आएगी। तो ये डिसएडवांटेज हैं रेमेडियल टीचिंग के। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि रेमेडियल टीचिंग क्या है, इसमें कैसे प्रश्न आते हैं। हम क्या करेंगे कि पहले सिलेबस कवर करेंगे, उसके लास्ट में हम MCQ क्लासेज आपके लिए अपलोड करवा देंगे, जिसमें आपको प्रश्न कैसे करने हैं वो भी टॉपिक टू टॉपिक समझा देंगे। तो आई होप अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करेंगे, ताकि उन तक भी सही प्रकार से ज्ञान पहुँचे। मैं जितना मेरी क्षमता है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उतना मैं यूज़ करके आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ।